हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा कि साधन के मूल्य निर्धारण के लिए जो आवश्यक टूल्स हैं हम उनको कैसे डिराइव कर सकते हैं। आज हम लोग वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। एज यूजुअल जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि पूरा कंटेंट आपको नोट्स के रूप में उपलब्ध है, सिर्फ आपकी सुविधा के लिए कि आप जब चाहें इसको बाद में रिवाइज भी कर सकें और इसका लिख करके इस्तेमाल भी कर सकें। तो आप देखें कि वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत आय के कार्य अनुसार वितरण अर्थात साधनों के कीमत निर्धारण के संबंध में सीमांत उत्पादकता सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस सिद्धांत के अनुसार साधनों की कीमतें इसकी उत्पादकता पर निर्भर करती हैं तथा सीमांत उत्पादकता के बराबर होती हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम मजदूरी निर्धारण के लिए किया गया, बाद में अन्य साधन, श्रम तथा पूंजी की कीमत निर्धारण में इसका विस्तार किया गया। इसके प्रतिपादन में जे.बी. क्लार्क, मार्शल, विकस्टीट, वालस आदि का योगदान महत्वपूर्ण है। साधन की कीमत निर्धारण का तात्पर्य उनकी सेवाओं के कीमत निर्धारण से है, जैसे श्रमिक की कीमत, मजदूरी उसके परिश्रम का परिणाम है। हम श्रमिक को नहीं खरीद सकते हैं। मार्शल, हिग्स तथा क्लार्क ने सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोनों दृष्टिकोणों में थोड़ी भिन्नता है। देखो, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में दो ही सेंटेंस इम्पॉर्टेंट हैं। एक ये है कि जो भी साधन को हम पुरस्कार देते हैं या जो उसको उसकी सेवा के बदले भुगतान करते हैं वह उसकी उत्पादकता पर निर्भर करता है, और कितना देते हैं यह उसके सीमांत उत्पादन के बराबर होता है। इसका मतलब यह तो पक्का हो गया कि हम उसी साधन को इम्प्लॉय करेंगे जिसमें कोई न कोई प्रोडक्टिविटी होगी, और उसे मजदूरी कितना देंगे, जितना उसका सीमांत उत्पादन होगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई साधन आप काम पर लगाते हैं और वह उसमें उत्पादकता बिल्कुल नहीं है तो आप उसे काम पर नहीं लगाएंगे। जैसे मान लो आपने किसी आदमी को काम पर रखा घर की साफ सफाई करने के लिए, पहली बात तो यह है कि वह कितना बढ़िया साफ कर रहा है, उसे साफ करने आता है कि नहीं आता है, इसलिए उसको रखा जाएगा। और मजदूरी कितनी दी जाएगी, जितना बढ़िया वो साफ करेगा। अच्छा, मान लो उसको तुम रखे और जो छू रहा है उसी को गिरा के तोड़ दे रहा है, तब वो एक दिन काम किया, घर के सारे शीशे के सामान खत्म, तो उसे अगले दिन काम पर रखोगे? इसका मतलब यह है कि अगर प्रोडक्टिविटी नहीं है, कुछ पॉजिटिव ऐड करने की क्षमता उसमें नहीं है, तो उसे काम पर नहीं रखा जाएगा। और जो जितना अधिक ऐड करेगा उसको उतना अधिक मजदूरी भी प्रदान की जाएगी। मजदूरी का मतलब जब हम श्रम के संदर्भ में बात कर रहे हों, लेकिन अगर हम पूंजी के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो ब्याज की बात है, या एक और दूसरा कोई साधन है तो फिर उसके लिए जो भूमि के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो लगान की बात है। ठीक है, इस संदर्भ में दो विचारधाराएं, जे.बी. क्लार्क ने एक विचार प्रस्तुत किया और मार्शल और हिग्स ने एक विचार प्रस्तुत किया। पूरे वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में सिद्धांत तो दो ही लाइन का है केवल, जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसकी व्याख्या और इसकी आलोचना आपकी किताब में कम से कम 10 पेज में लिखी हुई है ना। तो जे.बी. क्लार्क का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत क्या है? देखो, जे.बी. क्लार्क के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में वितरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इसकी मान्यताएं निम्नलिखित हैं। जो ये कहा गया कि उत्पादकता के आधार पर साधन को काम पर लगाया जाएगा और उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर उसको पुरस्कार दिया जाएगा, ये तब होगा जब अन्य बातें समान रहें। और वो अन्य बातें क्या होती हैं? वही आपकी एजम्पशंस हैं, वही आपका वो गिवन फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत वह थियरी एप्लीकेबल होती है। अगर वो फ्रेमवर्क नहीं है तो सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो मान्यताएं क्या है? साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता। साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब ढेर सारे साधन उपलब्ध हैं साधन बाजार में, खरीदने वाले भी और बेचने वाले भी हैं। और जैसे आप देखते हैं कि जब पूर्ण प्रतियोगिता, इसका मतलब विद्यमान है, जहां मूल्य दिया हुआ है, हर साधन का कीमत तय है, उस कीमत पर साधन असीमित पूर्ति कर सकता है और खरीदने वाला उसे असीमित खरीद सकता है।
वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता, बिल्कुल यहाँ भी वही स्थिति है। दिया हुआ मूल्य है और उस मूल्य पर विक्रेता असीमित मात्रा बेच सकता है और खरीदार उस पर असीमित मात्रा खरीद सकता है। दोनों में से कोई भी मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों ही बहुत संक्षिप्त मात्रा कुल पूर्ति या कुल मांग की पूरी करते हैं और इतना कम है, अगर कोई हट भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। श्रमिक पूर्ण रूप से गतिशील है। ये भी मान्यता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल, अर्थात उन्हें जहाँ जब जिस समय जैसे आप कहें कहीं भी जाने को तैयार हैं, यानी कहीं भी वो काम कर सकते हैं। गतिहीन समाज की कल्पना की गई है जिसमें तकनीकी ज्ञान, पूंजी, स्टॉक, जनसंख्या आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहता है एक गिवन एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, यही है, इसमें आपको ऑपरेट करना है, ये जनसंख्या है, ये टेक्नोलॉजी है, ये रिसोर्स है, इसी में आपको करना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। पूर्ण रोजगार पाया जाता है, ये भी मान्यता है। आपने देखा कि शुरू से ही प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने भी जब आर्थिक विश्लेषण किया तो उसमें ये मान लिया कि हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है। पूर्ण रोजगार का मतलब रोजगार के इच्छुक लोग, जो प्रचलित मजदूरी की दर है उस पर सब लोग रोजगार पा जाते हैं। और पूर्ण रोजगार का मतलब ये नहीं होता कि कोई बेरोजगार नहीं है। कुछ लोग अपनी इच्छा से बेरोजगार रह सकते हैं, लेकिन उसे बेरोजगारी नहीं मानी जाती है। कुछ साधन स्थिर तथा कुछ परिवर्तनशील हैं। जेबी क्लार्क ने उत्पादकता सिद्धांत को इस प्रकार स्पष्ट किया। एक उद्योगपति अपनी पूंजी, मशीन तथा उपकरण आदि इस प्रकार प्रयोग करता है जिससे उसे अधिकतम लाभ मिले। इसलिए वह पूंजी की स्थिर मात्रा के साथ श्रम की मात्रा बढ़ाने पर यह ध्यान रखता है कि लाभ अधिकतम हो। मात्रा बढ़ाने पर सीमांत उत्पादकता घटने लगती है। एक पूंजीपति तब तक श्रमिकों को काम पर लगाएगा जब तक कि उसकी सीमांत उत्पादकता प्रचलित मजदूरी की दर से अधिक हो। अतः संतुलन वहाँ होगा जहाँ सीमांत उत्पादकता मजदूरी के बराबर हो। अब देखो, जैसे सामान्य हम लोगों ने वस्तुओं के संदर्भ में भी यही देखा था कि हम किसी वस्तु को तब तक उपभोग करते हैं जब तक कि उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उसको दी जाने वाली कीमत के बराबर ना हो जाए। उसी तरह जब हम साधन को कोई पूंजीपति काम पर लगाता है तो यह ध्यान रखता है कि यहाँ देखो यूनिट्स हैं जो काम पर लगाई जा रही हैं और यहाँ मान लो मजदूरी है, ये मजदूरी जो है वो दी हुई है। आपने भी पीछे देखा कि साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। इसका मतलब प्रत्येक साधन को किस मूल्य पर बिकना है यह मूल्य बाजार में दिया हुआ है, उस पर वह असीमित मात्रा बिक सकती है और असीमित मात्रा कोई खरीद सकता है। अब कह रहा है कि ये उसकी सीमांत उत्पादकता है। ये क्या है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, अर्थात जैसे जैसे अधिक श्रमिकों को आप काम पर लगाते हैं उसकी सीमांत उत्पादन घटता चला जाता है। तो कोई भी पूंजीपति श्रमिकों की मात्रा को तब तक काम पर लगाता है जब तक कि सीमांत उत्पादकता और उसकी मजदूरी दोनों आपस में क्या ना हो जाए, बराबर न हो जाए। ठीक है। और ये पोर्शन जो होता है, ये पूरा इतनी मजदूरी गुणे इतना लेबर, ये पूरा वेज बिल हो जाता है। क्या हो जाता है? मजदूरी के लिए किया जाने वाला कुल भुगतान इतना हो जाता है और ये उसका कुल उत्पादन हो जाता है। अगर यहाँ से ऐसे ऐसे कर दिया जाए, इतना वो उत्पन्न करता है, इतना मजदूरी दी जाती है, इतना क्या हो जाएगा, इतना उद्योगपति को फायदा होगा। ठीक है। तो ये वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है जिसको जेबी क्लार्क ने प्रस्तुत किया। देखो, साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, इसलिए उद्यमी मजदूरी की दर को प्रभावित नहीं कर सकता। अतः लाभ को अधिकतम करने के लिए श्रमिकों की संख्या निश्चित करता है। आपने देखा है कि पूर्ण प्रतियोगिता चाहे वस्तु बाजार में हो चाहे
साधन बाजार में हो, किसी को मूल्य को प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे में दोनों ही अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए, यहाँ उद्यमी वहाँ विक्रेता, दोनों अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि वस्तु या साधन की मात्रा को रेगुलेट कर सकते हैं कि ज़्यादा बेचें या कम बेचें, या ज़्यादा साधन खरीदें या कम साधन खरीदें। उसी से उन्हें अपने लाभ को अधिकतम करने का अवसर प्राप्त होता है। क्लार्क की उपर्युक्त व्याख्या मजदूरी के निर्धारण के संबंध में कुछ नहीं कहती। इसको स्पष्ट करने के लिए क्लार्क के संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उदाहरण लिया और यह मान लिया कि श्रम की पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है। ऐसी स्थिति में सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार मजदूरी की उस दर का निर्धारण होगा जो श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के बराबर होगी। मजदूरी की दर सीमांत उत्पादकता से अधिक होने पर सभी को काम नहीं मिल पाएगा और कुछ श्रमिक बेकार हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप बेकार श्रमिकों के प्रतियोगिता के कारण मजदूरी की दर कम हो जाएगी। इसी प्रकार यदि मजदूरी की दर कम है तो उद्यमी अधिक श्रम काम पर लगाना चाहेंगे, परंतु श्रमिक पहले ही पूर्ण रोजगार युक्त हैं, अतः उनकी मांग बढ़ने पर मजदूरी की दर बढ़ जाएगी। अब देखो, इसमें क्यों लिया है कि सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी होगी, लेकिन इसमें मजदूरी निर्धारण की बात अगर करें तो ये मजदूरी तो पहले से ही दी हुई है ना, मजदूरी वाला तो पहले से बना हुआ है ना, और इसके बराबर तुम सीमांत उत्पादकता कर रहे हो। ठीक है, तो मजदूरी निर्धारण की व्याख्या बहुत साफ साफ नहीं करता है। हाँ, मजदूरी की व्याख्या जरूर करता है। अगर हम कहें कि मजदूरी क्या हो सकती है, ज़्यादा होगी या कम होगी। जैसे अब ये कह रहा है कि अगर मान लो पूर्ण रोजगार की स्थिति है, फुल एम्प्लॉयमेंट है पहले से ही, और ऐसी स्थिति में अगर मान लो कि मजदूरी की दर ज़्यादा है, जैसे कितना है यहाँ देखो, इसी को मान लेते हैं कि मान लो ये है मजदूरी, कितना है यहाँ, ठीक है। अगर ये मजदूरी की दर हो जाए तब तो इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे ना, और इतने बेरोजगार होंगे तो अब ये प्रतिस्पर्धा करेंगे नौकरी पाने के लिए, और जब ये प्रतिस्पर्धा करेंगे तो मजदूरी की दर क्या होगी, घट जाएगी, यानी फिर कहाँ जाएगी, डब्ल्यू पर। अगर मान लो मजदूरी की दर कम हो जाए, ये हो जाए WT हो जाए, तब क्या होगा, तब इस मजदूरी पर उद्यमी अधिक लोगों को रोजगार में रखना चाहेगा, लेकिन रखेगा कहाँ से, सब तो एम्प्लॉयड है पहले से, कोई है ही नहीं है। तो अगर अधिक लोग रखना चाहता है तो इसका मतलब क्या है, ये सारे रोजगार में हैं तो अधिक लोग तब रख पाएगा जब मजदूरी बढ़ाए। अब मजदूरी बढ़ाए यानी यहाँ से कहाँ चला जाए, यहाँ, इसका मतलब वो घूम फिर करके कहाँ रहेगा, वहीं रहेगा जहाँ मजदूरी सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है, न उससे ज़्यादा न उससे कम। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट बना रहेगा तभी, नहीं तो फिर फुल एम्प्लॉयमेंट में से ही लेना पड़ेगा, और फुल एम्प्लॉयमेंट से लोग बेकार हो जाएंगे। दोनों जगहों पर स्थिति होगी कि वो सीमांत उत्पादकता और मजदूरी का संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, देखो चित्र से ये वही बात है, यहाँ चित्र से भी ये बना हुआ है, जो ये चित्र से स्पष्ट है कि मजदूरी अधिक होने पर श्रमिकों के बीच प्रतिस्पर्धा तथा मजदूरी कम होने पर उद्यमियों को मजदूरी को सदैव सीमांत उत्पादकता के बराबर बनाए रखती है। ठीक है, मार्शल तथा हिक्स का सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत। अब देखो क्या है, ये जो क्लार्क ने सिर्फ सीमांत उत्पादकता को मजदूरी का आधार और उत्पादकता को मजदूरी का आधार और सीमांत उत्पादकता को बताया कि मजदूरी के बराबर होता है। मार्शल हिक्स ने कहा कि वास्तव में यह बात सही नहीं है कि मजदूरी सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। सच्चाई यह है कि जैसे अन्य वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा होता है, उसी तरह से मजदूरी का भी निर्धारण श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति से होता है। अब ये जरूर है कि श्रम की मांग और पूर्ति से जो मूल्य निर्धारित हुआ वह हो सकता है कि सीमांत उत्पादकता के बराबर होने की प्रवृत्ति रखता हो, वह अलग बात है। इसका मतलब सीमांत उत्पादकता से तय नहीं हो रहा है, तय किससे हो रहा है, श्रम की मांग और पूर्ति से। लेकिन यह हो सकता है कि जो मूल्य तय हुआ वह मूल्य किसके बराबर हो, सीमांत उत्पादकता के बराबर।
ठीक है। तो श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति की बात जहाँ तक है, तो देखो अगर श्रम की मांग को हम देखें, यहाँ अगर हम श्रम की कीमत लिखें या मजदूरी लिखें और यहाँ उसकी मांग लिखें, तो जाहिर सी बात है अगर कीमत इतनी है और मांग इतनी है, कीमत घट गई तो मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी, और कीमत बढ़ गई तो मांग क्या होगी। इसका मतलब कि जो मांग रेखा होगी श्रम की वो कैसी होगी, नीचे गिरती हुई होगी। अब देखो क्या है, इसको मिटाएं। यहाँ देखो अगर हम श्रम की पूर्ति की बात करें तब क्या है, ये कीमत है, पूर्ति इतनी है, कीमत बढ़ गई तब क्या होगा। अगर साधन की मजदूरी बढ़ गई तो पूर्ति साधन क्या करेगा, ज़्यादा मजदूरी पर तुम ज़्यादा मजदूरी पाओगे तब काम ज़्यादा करोगे, कम मजदूरी पर तो कम काम करोगे। इसका मतलब मजदूरी बढ़ेगी तो तुम्हारा काम क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी मजदूरी बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इतनी मजदूरी पर इतनी सप्लाई और इतने पर इतनी सप्लाई, इसका मतलब ये रेखा कैसी होगी, ऐसे होगी, ऊपर बढ़ती होगी। क्या तुम अनंत काल तक मजदूरी बढ़ती जाएगी तो काम करते चले जाओगे, क्या करोगे हैं? एक निश्चित समय के बाद यह सप्लाई रेखा क्या होती है, वो बाईं तरफ वाई एक्सिस की तरफ मुड़ जाती है, बैकवर्ड स्लोपिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम शुरू में तो बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन एक समय के बाद हमको ये लगता है कि अब पैसा ही जरूरी नहीं है, थोड़ा आराम भी जरूरी है। और जब हमको एक समय में एक निश्चित वेतन मिलने लगता है काम भर का, तब हम ज़्यादा मेहनत करने के बजाय मेहनत क्या करते हैं, कम कर देते हैं। यानी लेबर की सप्लाई एक समय के बाद बढ़ने के बजाय कम हो जाती है। सहमत हो तुम लोग इससे? कितने लोग इससे सहमत हैं? मतलब आराम करना है जरूरी, हाँ। तो ये इसलिए पूर्ति रेखा ऐसी हो जाती है। अब वो कह रहा है कि यह पूर्ति रेखा, ये देखो दिख रहा है नहीं इसमें, ये देखो ये मांग रेखा लेबर की और ये पूर्ति रेखा सप्लाई, ये मजदूरी की दर डब्लू तय हो रही है। अब कह रहा है कि ये जो डब्लू मजदूरी की दर है, ये हो सकता है कि जो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ये उसके बराबर, यानी इतना श्रमिक काम पर लगाएगा। बिल्कुल वही बात कह रहा है जो जेबी क्लार्क ने कहा, लेकिन ये यहाँ तय नहीं कर रहा है। तय यहाँ कर रहा है, यहाँ ये जो मजदूरी तय हो रही है, ये हो सकता है कि यह मजदूरी सीमांत उत्पादकता के बराबर हो और उस पर इतने श्रमिक काम पर लगाए जाते हों, OL1। ठीक है। तो ये जो है मार्शल और हिक्स की विधि है, जेबी क्लार्क की, तुमको पढ़ के सुना दें, इसमें लिखा हुआ है कुछ। यह क्लार्क के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से कुछ भिन्न है। मार्शल के अनुसार यह समझना गलत है कि मजदूरी का निर्धारण तथा अन्य साधनों की कीमत का निर्धारण उसकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर होता है। सीमांत उत्पादकता केवल इस बात का निर्धारण करती है कि भिन्न भिन्न मजदूरी की दरों पर उद्यमी कितने साधनों की मांग करेंगे। मार्शल एवं हिक्स के अनुसार श्रम की मजदूरी तथा अन्य साधनों की कीमतें मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित कीमतें सीमांत उत्पादकता के बराबर होने की प्रवृत्ति रखती हैं, जो आपको मैंने बताया अभी। सिद्धांत की व्याख्या। जिस प्रकार वस्तु बाजार में कीमतें मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती हैं, उसी प्रकार साधन बाजार में साधनों की कीमतें मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती हैं। मांग पक्ष की व्याख्या क्या है? वास्तव में साधनों में कोई प्रत्यक्ष उपयोगिता नहीं होती। साधनों की मांग व्युत्पन्न होती है, हम लोग पीछे देख चुके हैं। यदि साधन द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग बेलोचदार है तो साधन की मांग अधिक होगी। किसी नियोक्ता द्वारा साधन की मांग उसकी सीमांत आय उत्पादकता को व्यक्त करती है। MPP इंटू MR बराबर MRP, APP इंटू AR बराबर ARP, MPP इंटू प्राइस बराबर VMP। ये सब हम लोग पीछे विस्तार से
पढ़ चुके हैं, आप एक बार फिर से उस टेबल को रिवाइज कर लीजिएगा। और वही जो MPP है वही उसकी जो है वो मांग रेखा है, यहाँ जो आपने बनाया, और ये इसकी श्रम की सप्लाई रेखा है। ये मांग और पूर्ति जहाँ बराबर है, यहाँ ये सीमांत उत्पादन के बराबर है। ठीक है, यहाँ डिमांड फॉर फैक्टर है, सप्लाई ऑफ फैक्टर यहाँ बना हुआ है। अब यहाँ आगे वही चित्र बना हुआ है कि ये मांग और पूर्ति से जहाँ मूल्य तय होता है, मजदूरी तय होती है, ये सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। अब इसमें क्या है कि फर्म का संतुलन अल्पकाल और दीर्घकाल में, तो फर्म के अल्पकाल संतुलन में क्या है, हम लोग पीछे AFC, MFC, ARP, AMRP सब विस्तार से देख चुके हैं। तो संतुलन कहाँ होगा? अल्पकाल में। फर्म अल्पकाल में लाभ हानि उठा सकती है, परंतु दीर्घकाल में उसे केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि फर्मों के प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्वतंत्रता के कारण दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ हो सकता है। ठीक है, अब देखो क्या है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता हम मान के ही चलते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता है। ये तुमको याद होगा, ये हम लोगों ने ARP बनाई थी ना, ये हम लोगों ने MRP, और ये हम लोगों ने पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत MFC बनाई थी, और इसको A या C। ये सारे हम लोग पीछे डिराइव कर चुके हैं। यह है मांग और पूर्ति रेखाएं, अगर हम संक्षेप में कहें तो पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसी हैं। ठीक है, ये लागत रेखा है, प्रति इकाई कीमत, साधन कीमत स्थिर रहती है, इसलिए जो औसत फैक्टर कास्ट होती है वही सीमांत फैक्टर कास्ट भी होती है। तो यहाँ अब देखो MFC, MRP यहाँ दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से नीचे कर देंगे। ठीक है, यहाँ अब उसकी ARP जो है यहाँ ये कीमत है, ठीक है। तो अब उसे यहाँ संतुलन हुआ इस मात्रा पर, यहाँ उसकी लागत है और ये उसकी कीमत है, ये P हो गया, ये C हो गया। तो इतनी कीमत उसको प्राप्त हो रही है वस्तु बाजार से, इतना उसे साधन बाजार पर खर्च करना पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया? ये लाभ है। ठीक है, तो अल्पकाल में उसे लाभ मिल रहा है। हानि कब होगी? हानि तब होगी जब ये इसके ऊपर चला जाएगा ना। ये लाभ की स्थिति हो गई। सामान्य लाभ कैसे होगा? सामान्य लाभ में ये रेखा कहाँ चली जाएगी? ये बिल्कुल जो है वो यहीं से स्पर्श कर यहाँ। ठीक है, और इसको और ऊपर कर दो। अगर ये यहाँ हो गई तब ये AR नीचे हो जाएगी और MR ऊपर हो जाएगी, जहाँ ये MFC से काटेगी तो ये घाटा हो जाएगा। इस तरह से हम अल्पकाल में लाभ, हानि और सामान्य लाभ तीनों दिखा सकते हैं। इसमें लाभ और हानि, लाभ और सामान्य लाभ दो बना हुआ है, हानि तुमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसमें वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा, वास्तव में ज़्यादातर करके उसकी आलोचना परीक्षा में बहुत विस्तार से आता है। ठीक है, और आलोचना अगर संक्षेप में देखो तो केवल जो मान्यताएं हैं उसकी, वो सब मान्यताएं आलोचना है।
ठीक है, ये तुमको पढ़ के सुना देते हैं। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत वास्तव में अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। जैसे वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता, साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता, साधन की पूर्ण गतिशीलता, साधनों का दिया हुआ होना, टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन, आज में कोई परिवर्तन न होना, ये सारी मान्यताएं कैसी हैं? सब अवास्तविक हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत साधन के कीमत निर्धारण में ये असमर्थ है। चैम्बरलिन तथा रॉबिन्स द्वारा एकाधिकारिक तथा अपूर्ण प्रतियोगिता के सिद्धांत के विकास के बाद सीमांत उत्पादकता की दो धारणाएं, सीमांत आय उत्पादकता तथा सीमांत उत्पादन मूल्य सामने आए। जब साधन बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता होती है तब साधन का मूल्य एक पृथक सिद्धांत सीमांत आय उत्पादन के आधार पर दिया जाता है, जो सीमांत आय मूल्य से कम होता है। हम लोगों ने देखा था ना कि जो सीमांत आय उत्पादकता है, MRP या ARP या VMP का कांसेप्ट हमने पीछे देखा था। तो जब एकाधिकार या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता आ जाती है, और या कहो जब पूर्ण प्रतियोगिता हट जाती है, तब स्थिति अलग हो जाती है और वहाँ मूल्य निर्धारण इतना आसान नहीं रह जाता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि अगर अपूर्ण प्रतियोगिता है वस्तु बाजार में, साधन बाजार में या दोनों में एक साथ, तो उसका मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, या मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, या उसमें कैसे एकाधिकारी शोषण का अंश सम्मिलित हो जाता है, जिसको आप मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन या मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन के नाम से जानते हैं, या दोनों को मिला देते हैं तो उसको हम ओवरऑल एक्सप्लॉयटेशन भी कहते हैं। रॉबिन्सन के अनुसार मूल्य से कम पुरस्कार दिया जाना शोषण होता है। यही बात आगे हम लोग जब दूसरा पार्ट पढ़ेंगे इसका तो ये एक्सप्लेन करेंगे कि मूल्य से कम अगर पुरस्कार दिया जा रहा है तो शोषण है, जबकि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में आय का उचित व न्यायपूर्ण वितरण होता है। अतः सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में संशोधन की आवश्यकता है। यदि अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है तो साधन की मजदूरी सीमांत आय उत्पादकता से भी कम पाई जाती है या तय होगी। इसे रॉबिन्सन ने एकाधिकारात्मक शोषण का नाम दिया। ठीक है, यह सिद्धांत निश्चित अनुपात वाले साधनों की व्याख्या करने में असमर्थ है। सिद्धांत की मान्यता है कि एक साधन को स्थिर रखकर दूसरे साधन की पर्याप्त मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है, और सीमांत उत्पादकता सदैव धनात्मक होती है, इसलिए उसे धनात्मक अंशदान प्राप्त होता है। परंतु ऐसी स्थिति में जब साधनों का प्रयोग एक निश्चित अनुपात में किया जाता है तब पृथक रूप से किसी एक साधन की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ऐसी स्थिति में तो उसका पुरस्कार भी शून्य होना चाहिए, परंतु ऐसे साधनों को भी धनात्मक पुरस्कार मिलता है। जैसे जहाँ तुम सीमांत जान पाओगे वहीं तो सीमांत का मूल्य तय करोगे, और जो वस्तुएं निश्चित अनुपात में तय होती हैं, जैसे पूरक वस्तुएं हैं, निश्चित कॉफ़ी के साथ निश्चित दूध, निश्चित चीनी, निश्चित लगना है, वहाँ किसी एक की सीमा उत्पादकता कैसे तय होगी भाई? सीमेंट और बालू को जब एक साथ इस्तेमाल होना है, ईंट और सीमेंट को एक साथ इस्तेमाल होना है, अकेले ईंटा कहाँ लगाओगे? यानी अकेले ईंटा कहीं नहीं लगेगा, इसका मतलब कि ईंटा फ्री में मिलना चाहिए। मिलेगा क्या फ्री में? तब तो इसका मतलब कठिन है ना। प्रोफेसर जे पेइन के अनुसार यदि श्रम और पूंजी के बीच संबंध पूर्ण रूप से निश्चय होता, जैसे कि बहुत लोग इसे मानते हैं, तो वितरण का परंपरागत सिद्धांत समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में श्रम और पूंजी दोनों की सीमांत उत्पादकता शून्य होगी, परंतु निश्चित संबंध के बावजूद मजदूरी दर तथा ब्याज दर का अस्तित्व अवश्य होता है। परंतु इनकी विवेचना के लिए सीमांत उत्पादकता सिद्धांत उपयुक्त नहीं है, किसी अन्य सिद्धांत का आश्रय लेना आवश्यक है। समष्टिपरक क्षेत्र में इसका प्रयोग तथा त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष। इसके अलावा इसमें और भी, जैसे देखो, उद्यमी के लाभ को अधिकतम करने की मान्यता, उद्यमी अपने लाभ को अधिकतम नहीं करना चाहता। सीमांत उत्पादकता सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि उद्यमी अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है, तभी वह अपनी सीमांत उत्पादकता को मजदूरी के बराबर रखना चाहता है।
यदि वो अपने लाभ को अधिकतम न करना चाहे तभी वो अपनी मजदूरी को सीमांत उत्पादकता से कम या अधिक रख सकता है। जैसे मान लो वो न चाहे अपने लाभ को अधिकतम करना, तो मजदूरी को भी सीमांत उत्पादकता से क्या कर सकता है। कभी कभी व्यवहार में ऐसे बहुत सारे मजदूर आप काम पर लगा लेते हैं जो उत्पादन बहुत नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं चलो ठीक है करने दो जैसे कर रहा है। कभी कभी जो ह्यूमन और सोशल वैल्यूज आपने पीछे पढ़ा कि श्रमिकों के संदर्भ में केवल और केवल हम मैकेनिकल नहीं हो सकते, उनके संदर्भ में बहुत सारी बातें सोशल और ह्यूमन भी होती हैं। कभी कभी आप किसी मजदूर को जानते हैं कि नहीं अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ठीक है चलो बुजुर्ग है, आपको लगा चलो इसी बहाने इसका काम चल रहा है करने दो काम, तो वहाँ उसकी उत्पादकता का कोई मतलब नहीं रहता है। और ऐसा हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, व्यवहार में ऐसा होता भी है। लिस्टर के अनुसार उद्यमी एक लाभ अधिकतम करने वाले व्यक्ति के रूप में व्यवहार नहीं करते हैं, इसलिए मजदूरियां श्रम की सीमांत उत्पादकता से भिन्न होती हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो सामाजिक तत्वों की उपेक्षा, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत शक्ति संरचना, सामाजिक परंपराओं, सामाजिक स्तर तथा श्रमिकों की प्रतिष्ठा, श्रमिकों के प्रतिफल के निर्धारण में कोई महत्व नहीं देता है। पेन के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित सीमांत उत्पादकता सिद्धांत पुरुषों तथा महिलाओं के बीच, विभिन्न जातियों के बीच तथा सामाजिक वर्गों के बीच प्रचलित भेदभाव की भी व्याख्या नहीं करता है। श्रेष्ठ अधिकारी अधिक वेतन क्यों पाते हैं और श्रम संघ मजदूरी के स्तर में वृद्धि को क्यों बढ़ाते हैं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि साधन की कीमत के निर्धारण में अन्य तत्व जैसे सामाजिक परंपराएं, प्रतिष्ठा आदि का भी योगदान है। अब देखो क्या इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ी, उसमें बहुत सारी बातों की व्याख्या नहीं है। जैसे भाई सीमांत उत्पादकता के आधार पर ही अगर देखा जाए तो बहुत बड़े पदों पर लोग बहुत ज़्यादा वेतन पाते हैं और उनकी उत्पादकता उतनी ज़्यादा लेकिन नहीं है। महिला और पुरुष के वेतन को लेकर के भी एक बड़ा विवाद इकोनॉमिक्स में है कि और महिलाओं का वेतन उसी काम में बहुत जगहों पर कम रहता है, पुरुषों का वेतन ज़्यादा रहता है। बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी बनती हैं जैसे श्रम संघ हमेशा मजदूरी बढ़ाने के लिए बवाल करते रहते हैं, बढ़ाइए। तो बहुत सारी बातों की व्याख्या सीमांत उत्पादकता सिद्धांत करने में असमर्थ है। तो यह सामान्य बात है। इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि विभिन्न अपूर्णताओं की स्थिति में कैसे, जैसे वस्तु बाजार में एकाधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता हो, साधन बाजार में अपूर्ण प्रतियोगिता हो, तो कैसे हम वहाँ साधन के मूल्य का निर्धारण करेंगे, कहाँ उसको लाभ होगा, कहाँ हानि होगा, कहाँ सामान्य लाभ होगा, कहाँ कितना शोषण होगा, कहाँ कम शोषण होगा, कहाँ ज़्यादा शोषण होगा। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे।